like a Hellcat. Determinant is a square matrix determinant of a square matrix is a number which is associated with the square matrix. डिटर्मिनेंट किस चीज का निकल सकता है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है. डिटर्मिनेंट दैट मींस इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स which is denoted by like this det, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो फिर ऐसे मोड टाइप का सिंबल होगा, उसमें ए लिखा होगा, या तो फिर डेल्टा या तो डी व्हाटएवर ऐसा कुछ वो लोग मेंशन करेंगे. अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होगा, तो मान लो कि ऐसा कोई 2x2 टाइप का मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है हमें. कोई भी 2x2 टाइप का मैट्रिक्स ले लेते हैं अपने. लेट्स से ऐसा कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास A B C D. ओके, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट अगर ये मैट्रिक्स A है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय लाइक मोड जैसा सिंबल होगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज A C B D ऐसे लिखा होगा, या तो फिर यहाँ पे ही आप इसका डिटर्मिनेंट ऐसा बोल सकते कि ये मैट्रिक्स ऐसा है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल. ये जो है इसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, एंड ये जो है उसे सेकेंडरी डायगोनल बोला जाता है. तो कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आप सॉल्व करना चाहो तो मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेकेंडरी डायगोनल, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या हुआ यहाँ पे, तो ए डी, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, एंड ये जो सी बी है दैट इज सेकेंडरी डायगोनल. तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, मतलब a इंटू डी होगा माइनस सी इंटू बी हो जाएगा. सिंप्लीफाई दिस, तो AD माइनस BC, दिस इज द आंसर. और ये जो है वो कोई वैल्यू बनेगी आपकी, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके एसोसिएटेड जो नंबर है इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. मतलब मान लो कि हमें ऐसा दिया है कि मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते अगर ये मैट्रिक्स B है तो. पर इसकी जगह पे मुझे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ B बोला हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ B के लिए 1 2 3 4 लाइक दिस, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट को. कैसे, तो ये जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट वो मल्टीप्लाई होंगे, तो इट इज 1 इंटू 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल जो है उसके एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे. सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लाई हो गए तो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट कौन से, तो 2 and 3, तो माइनस 2 इंटू 3 होगा. चलो भाई, तो जैसे हम बात कर रहे थे वैसे 2 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2. दैट्स इट. ओके, तो ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर इसका करस्पॉन्डिंग नंबर दैट इज अ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, एंड दैट वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शन, कैन बी नॉन फ्रैक्शन, ये कुछ भी हो सकता है. ओके, चलो अब आगे. ये जो था ये 2x2 मैट्रिक्स था. अब अगर 3x3 मैट्रिक्स होगा तो क्या, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स ऐसा है आपके पास विच इज ऑफ द 3x3 ऑर्डर.
3x3 मतलब 3 रो होने चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए, है ना। लाइक रैंडमली मैं कोई भी ऐसा बना रहा हूँ। दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। अब ये जो 3x3 मैट्रिक्स है, अगर उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का सिंबल बन गया। ओके अब ये डिटर्मिनेंट अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर फॉर द कन्वीनियंसी हम लोग इसको फर्स्ट रो से सॉल्व करना सीख रहे हैं। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम। मुझे ऐसा ही इच्छा हो कि भी मुझे इसको सेकंड कॉलम से सॉल्व करना है, तो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द सेकंड कॉलम। अगर आपको इच्छा हो कि भी आई वांट टू सॉल्व इट बाय थर्ड रो, तो आप इसको थर्ड रो से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके और अगर फर्स्ट रो से सॉल्व करना चाहते हो तो फर्स्ट रो से भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व होगा, तो फर्स्ट रो से मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ मतलब 1 2 3 से, तो मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट 1 ले लो। अब इनटू में क्या करना है, तो ये 1 कहाँ पे था, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड कर दो आप। ये जो करस्पॉन्डिंग रो है उसे और करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप हाइड कर दो। तो अगर मैं ये करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड करूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बचेगा, मतलब 5 6 8 9। ओके ऐसा। देन ऑलवेज आपको ये जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी साइन चेंज करनी है, मतलब अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलवेज ये सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज करनी है, मतलब -2। अब क्या करना है, तो सेम करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो। तो ये कौन सी रो हाइड करने वाली बात हुई, फर्स्ट रो ही हाइड करनी है, क्योंकि 2 कहाँ पे, फर्स्ट रो में है। 2 कहाँ पे, तो सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आप हाइड कर दोगे तो आपके पास बच्चा क्या, ये 4 ये 6 ये 7 और ये 9। ओके तो 4 6 7 एंड 9, 4 6 7 एंड 9। देन ये लास्ट वाला एलिमेंट ये जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फर्स्ट एंड लास्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, ये जो सेकेंड एलिमेंट है उसको आपको नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे 3 इंटू करना वही है आपको, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, तो ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा। ओके तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे 4 5 7 8 लाइक दिस। अब इसे सॉल्व करना हमने अभी सीखा कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज 1 इंटू 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 -2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 56 प्लस 3 इंटू यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32 माइनस 7 5 जा 35। ओके तो इसको सिंप्लीफाई करते, 45 माइनस 48 तो इट इज -3, 1 इंटू -3 -2, यहाँ पे 36 माइनस 56 दैट इज 20 -20 and plus 3 32 minus 35 that is -3 ऐसा। सर 7 6 जा 42 થશે ને? oh sorry 7 6 are 42 42 चल तो बच्चा -6। now simplify this so it is -3 plus 12 minus 9 so that is equals to 0। okay
आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं इसको सेकेंड कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने फर्स्ट रो से सॉल्व किया था, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर आपको ऐसा हो कि नहीं सर वी विल गो विद दी ऑलवेज फर्स्ट रो, तो आप फर्स्ट रो से भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर वही आएगा जो सेकेंड कॉलम से सॉल्व करने से आता है। ऑलवेज आंसर सेम ही रहेगा। आपको खाली ध्यान में इतना रखना है कि ये 4 जगह पे साइन चेंज होती है। ये 4 जगह पे साइन चेंज होती है, उसका मतलब क्या कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रो से सॉल्व करूंगा तो ये 2 की साइन चेंज होगी। अगर मैं सेकेंड रो से सॉल्व करता हूं तो ये 4 पे और 6 पे साइन चेंज होगी। अगर मैं थर्ड रो से सॉल्व करता हूं तो 8 पे साइन चेंज होगी। साइन चेंज होगी मतलब यहाँ पे जैसे हमने 2 की जगह पे -2 लिखा था वो वाली बात है। अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करता हूँ तो 4 पे साइन चेंज होगी, सेकेंड कॉलम से करता हूँ तो 2 पे और 8 पे साइन चेंज होगी। तो देखो अगर मैं इसको सेकेंड कॉलम से सॉल्व करना चाहता हूँ तो 2 पे साइन चेंज मतलब -2 हो जाएगा। फिर आपको करना वही है, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड कर दो। तो बचेगा क्या आपके पास, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करोगे तो 4 6 7 9 बरोबर। ये 5 पे साइन चेंज नहीं करना है, मैं सेकेंड कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ तो ये 5 पे साइन चेंज नहीं करना है, दिस विल रिमेन एज इट इज, तो +5। पर ये 5 कौन सी रो एंड कौन से कॉलम में है, तो ये जो 5 है वो सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो हाइड की जाएगी, एंड सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड कॉलम हाइड किया जाएगा। ओके, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड कर दो आप, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ये 7 एंड ये 9। देन सेकेंड कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ये 8 लेना है, 8 पे आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी तो -8। देन सेम प्रोसीजर कि 8 कहाँ पे है, तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में, तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करो। तो यहाँ पे 1 4 3 6 लाइक दिस। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो -2, ये 4 9 जा 36 -42, तो 36 -42 इज -6 +5, ये 9 9 -21, तो 9 -21 मतलब -12, एंड -8 इंटू ये 6 -4 3 जा 12, तो -6 ऐसा। तो क्या बचा आपके पास, ये 12 -60 एंड +48, तो आंसर इज 0। जैसे बोला था वैसे कि आंसर रिमेन्स एज इट इज, आंसर ऑलवेज सेम ही रहेगा। कोई भी एक से सॉल्व करना चाहो तो वैसे आप अपने माइंड को सेट करो कि फर्स्ट रो से ही हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट रो से ही सॉल्व करना है। ओके, आई डोंट माइंड विद दैट क्योंकि फाइनल आंसर दोनों के सेम ही आते हैं। चलो, माइनर एंड कोफैक्टर वैसे तो बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं, हमने ऑलरेडी आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, उसमें माइनर एंड कोफैक्टर कर दिया, पर आपको पता नहीं था खाली कि इसको माइनर बोलते हैं इसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो कोई भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, एज पर एग्जांपल लाइक सेट वही वाला आगे वाला ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड यहाँ पे आपको माइनर जो है वो कैपिटल M से मेंशन होगा, तो माइनर कैपिटल M से मेंशन होगा। आपको ऐसा बोल दिया जाए कि माइनर ऑफ M23 फाइंड करो। M23 मतलब क्या, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट पहले ऑलवेज रो होता है, बाद में ऑलवेज कॉलम होता है। तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट अगर हाईलाइट किया जाए तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा, 6। ओके, मुझे इसका माइनर फाइंड करना है। माइनर मतलब कुछ भी नहीं, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम आप हाइड कर दोगे तो जो बनेगा वो माइनर बन जाएगा। जैसे ये M23 फाइंड करना है तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम आप हाइड कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर दो लाइक दिस। यहाँ पे 1
2 7 8। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 इंटू 8 इज 8 माइनस 7 इंटू 2 इज 14, तो 8 माइनस 14 इज -6। दैट्स इट, ये माइनर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मतलब क्या है? तो कोफैक्टर मतलब कैपिटल ए से मेंशन होगा एंड फॉर्मूला ऐसी है ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू i+j इंटू MIJ। मतलब मान लो कि हमें A23 फाइंड करना है, तो A23 मतलब -1 रेज टू क्या करना पड़ेगा 2+3। A23 मतलब क्या? सेकेंड रो एंड थर्ड एलिमेंट, इसी की बात कर रहे हैं अपने, 6 की ही बात कर रहे हैं। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो -1 रेज टू 2+3 इंटू M23 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे माइनर भी ढूंढना पड़ेगा। माइनर ढूंढ के -1 रेज टू i+j से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 रेज टू i+j मतलब क्या हुआ 2+3 दैट इज 5। तो -1 का 5 पावर, -1 का 5 पावर मतलब -1। M23, ये M23 हमने फाइंड किया हुआ है, तो M23 इज इक्वल टू -6। तो आंसर इज 6, दैट इज द कोफैक्टर। ये कोफैक्टर बन गया। जो कोफैक्टर है इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो कैपिटल A बोले या कैपिटल C बोले, दोनों एक ही बात है। अब ये चीज, ये क्या है? तो ये क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स एज A11 इंटू कैपिटल C11, A12 इंटू कैपिटल C12, A13 इंटू कैपिटल C13। C मतलब कोफैक्टर। ये क्या बोला इन्होंने? तो यहाँ पे हमने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया था? स्मॉल a11 मतलब ये एलिमेंट, स्मॉल a11 क्या हुआ? ये 1 हुआ, 1 इज अ स्मॉल a11, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा? तो ये स्मॉल a11। इनटू आपने क्या करा? तो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करके आपने ये डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो एक्चुअली ये क्या है? तो ये कोफैक्टर है। यहाँ पे साइन चेंज क्यों हुई? तो यहाँ पे साइन चेंज इसीलिए हुई क्योंकि ये 2 जो है वो कहाँ पे है? तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है तो यहाँ पे अगर मैं कोफैक्टर ढूंढना चाहूँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, तो क्या होगा? -1 रेज टू 1+2 इंटू M12। M12 आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करने से जो बचेगा वो आपका M12 बचेगा, पर यहाँ पे -1 रेज टू 3 हो जाएगा। एंड -1 रेज टू 3 होगा मतलब -1 का ऑड पावर, तो माइनस आएगा। ये -1 का ऑड पावर ये तीनों एलिमेंट में खाली ये 2 पे ही आता है। देख लो, ये कौन सा एलिमेंट था? A11, देन कौन सा? तो A12, देन कौन सा? तो A13। यहाँ पे 1+1 करेंगे तो 2 आएगा, -1 का स्क्वायर, साइन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे 1+2 करोगे तो 3 आएगा, -1 का क्यूब, तो साइन चेंज होगी। एंड यहाँ पे A13, तो ये 1+3 करोगे तो 4, अगेन -1 रेज टू इवन पावर, तो साइन चेंज नहीं होगी। ओके, तो जहां जहां हम लोगों ने साइन चेंज की बात की है वहां पे -1 का ऑड पावर होता होगा तो ही वहां पे साइन चेंज होती होगी। इन शॉर्ट आपको समझना ये है कि एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, पूरी रो का, ये पूरा रो लिया है, या तो फिर यहाँ पे पूरा कॉलम ले लो तो भी आपको आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट का। ये A11, ये A21, ये A31 मतलब क्या लिया? कॉलम लिया। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो यहाँ पे जब A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21, यहाँ पे 12 नहीं 21 आएगा, मिसप्रिंट है। यहाँ पे 13 नहीं 31 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का ही कोफैक्टर आपको लेना पड़ेगा, तो ही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल सकती है।
Okay, so some properties of determinant. So some properties of determinants are like first one, value of determinants remain unaltered interchange if row or column interchange. The value of determinant unaltered interchange if its row or column interchange. ओके मतलब अगर सारी की सारी रो एंड सारी की सारी कॉलम आप इंटरचेंज कर दोगे, लाइक ट्रांसपोज में हम जो करते थे वो, तो उसका वैल्यू इंटरचेंज करोगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी. सेकेंड वन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन इफ एनी टू रो और कॉलम इंटरचेंजेस. मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट रो एंड मान लो कि ये डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इंटरचेंज कर रहे हो, तो नया डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 4 5 6 फर्स्ट रो बन जाएगा, 1 2 3 सेकेंड रो बन जाएगा एंड 7 8 9 थर्ड रो बन जाएगा. तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू इसका नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे तो आंसर 0 आ रहा है, पर मान लो कि अगर 0 की जगह पे 2 आता होता इसका आंसर, तो नया आंसर जो है वो नया आंसर -2 आ जाता. इन शॉर्ट, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स नेगेटिव. ओके, चल नेक्स्ट इज थर्ड वन प्रॉपर्टी. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 इफ any two row or any two column are identical. देखो भाई, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है उन्होंने. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 इफ एनी टू रो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. पता नहीं क्या लिखना चाह रही है लोग, पर इसका ऐसा होता है कि अगर कोई भी दो रो लाइक 1 2 3 एंड 4 5 6 ऐसा दिया हुआ, तो अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम होने चाहिए. यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो नहीं चलेगा. 1 2 3 तो 1 2 3 ही होना चाहिए सेकेंड रो में. तो अगर ऐसा है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल बनते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. तो इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं रहती, उसका वैल्यू 0 बन जाएगा. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स k टाइम इफ एनी टू रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय k. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय k. k इज सम कांस्टेंट. देखो भाई, कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लो कि यही वाला डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैं 4 2 3 कर देता हूँ ताकि ये 0 ना हो. अब अगर ऐसा हो कि भाई सेकेंड रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर सेकेंड रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. खाली कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करने से, पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं पूरे डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू जो है वो 8 टाइम्स बन जाएगी. इसका 2, इसका 2 और इसका भी 2. खाली एक रो को मल्टीप्लाई करने से अगर 2 टाइम्स बनती है, तो 3 रो को मल्टीप्लाई करने से 8 टाइम्स बन जाएगी. ये ध्यान रखना. ओके, then next, the value of determinant is 0 if two rows are proportional to the value of determinant is equal to 0. okay, ये वाला शायद हमने कर लिया आइडेंटिकल वाला. तो फिर ये थर्ड वाला जो है उसमें ऐसा होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इफ एनी टू रोज और टू कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जो है वो अगर 0 होगा तो मतलब लाइक ऐसा दिया हो आपको 0 0 0 1 2 3 4 5 6. तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. अगर पूरा कॉलम या पूरा रो है वो 0 है, देन इट बिकम्स 0. ओके, यहाँ पे फिफ्थ में ऐसा बोला है कि प्रोपोर्शनल में हो तो भी 0 होगा. प्रोपोर्शनल में मतलब क्या कि यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 है, यहाँ पे मान लो कि 2 4 6 है,
तो एट दिस टाइम ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों प्रोपोर्शनल में हो गए, 1/2, ये 2/4 करोगे, 3/6 करोगे, तो तीनों में 1/2 1/2 1/2 आएगा। ओके, नेक्स्ट, if each element of any row is a sum of two number, then determinant can be expressed as the sum of determinant. ये हम लोग कर रहे हैं थोड़ी देर में. The value of determinant is same if any row multiply of row and added or subtracted. ये भी हम कर रहे हैं. ये जो 6 and 7 नंबर की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या बोलना चाहते हैं ये लोग? तो इसमें अगर मैं प्रॉपरली सम करूंगा तो ही आपको समझ में आएगा. ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो कि ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है a प्लस बी a2 b2 c प्लस डी a3 b3 एंड e प्लस f a4 b4. तो सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी का कहना ऐसा है कि इसको स्प्लिट करके हम दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं. मतलब यहाँ पे a a2 b2, यहाँ पे c a3 b3, यहाँ पे e a4 b4 प्लस b a2 b2 d a3 b3 f a4 b4 like this. ओके, ये एक डिटर्मिनेंट स्प्लिट करके दो डिटर्मिनेंट हम बना सकते हैं, ये सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से. पर मान लो कि यहाँ पे लाइक ऐसा दिया हो प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3, तो क्या होगा? एनी आइडिया? कोई बता सकता है? दैट टाइम क्या होगा? एक टाइम पे आप एक ही रो या एक ही कॉलम स्प्लिट कर सकते हो. मतलब यहाँ पे b1 b2 b3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी b1 b2 b3 एज इट इज रहेगा. देन इसके दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, इसके दो डिटर्मिनेंट बनेंगे. ओके, तो टोटल अगर एक साथ दो रो या दो कॉलम आप स्प्लिट नहीं कर सकते, एट वन टाइम आप एक ही रो या एक ही कॉलम स्प्लिट कर सकते हो. ओके, तो अगर दोबारा आपको स्प्लिट करना है तो वापिस से उसको सेपरेट करना पड़ेगा. ऐसा होगा. ये सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी थी. एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3. अब आपको ऐसी कुछ जरूरत पड़ी कि ये थर्ड रो जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट किया जाए. मतलब ऐसा a1 माइनस 2 a3 b1 minus 2b3 and c1 minus 2c3. बाकी की दो रो एज इट इज a2 a3 b2 b3 एंड c2 c3. अब ये सारी चीजें कॉलम में भी एप्लीकेबल है. हाँ भाई, रो की जगह पे कॉलम हो जाएगा तो भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल है. तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे कि कोई एक रो को सम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कोई दूसरी रो में नॉट ओनली सब्ट्रैक्ट, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, उसकी जगह पे आप ऐड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे 2 ही यूज करना पड़े नंबर, ये भी जरूरी नहीं. मैंने फॉर एग्जांपल 2 लिया है, आप यहाँ पे 3 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट. तो अगर ऐसा कुछ करोगे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, वैल्यू वही की वही रहेगी. सर ऐसा क्यों? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रॉपर्टी, मैं ये जो डिटर्मिनेंट नया बना, ये वाला डिटर्मिनेंट, इसको स्प्लिट करके दो डिटर्मिनेंट में लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ सर? तो क्या होगा? यहाँ पे a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 c3, ऐसा. प्लस क्या हो जाएगा? तो -2a3 -2b3 एंड -2c3, यहाँ पे a2 b2 c2, यहाँ पे a3 b3 c3
ऐसा। अब एक प्रॉपर्टी आई, क्या प्रॉपर्टी आई कि आप अगर प्रपोर्शन में भी है कोई भी दो रो एंड कोई भी दो या तो फिर कोई भी दो कॉलम तो भी वैल्यू 0 होगा। तो प्रपोर्शन में मतलब इसका और इसका रेशियो लेते हैं हम तो क्या आंसर मिलता है, -2 मिलता है। सेम थिंग इसका एंड इसका रेशियो लेंगे तो भी आंसर -2 मिलेगा। सेम वे इन दोनों का रेशियो लोगे तो भी आंसर -2 ही मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड इन सेम प्रपोर्शन। ये सेम प्रपोर्शन में हो गए। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 होने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा आपके पास खाली a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 विच वाज रियल डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट यही था। ओके तो कहने का मतलब ऐसा कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप दूसरी कोई रो या दूसरी कोई कॉलम में ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। ये लास्ट वन प्रॉपर्टी है। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये वर्ड्स ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते थे एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते थे। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, तो सिंगुलर तब होगा जब उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना के हम आंसर 0 ला सकते हैं, अगर आंसर 0 आता है उसे सॉल्व करने से, तो इट बिकम्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होने वाला है, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वन मोर टाइम कि सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो इट बिकम्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इट बिकम्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके तो आपको ऐसा कुछ दे दिया जाएगा जैसे एग्जांपल नंबर 13, प्रूव दैट A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वी कैन से दैट इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 मेरे को आप सॉल्व करके दोगे। ये खाली डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट